बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उनमें आज हम सेक्शन 147 ए पढ़ेंगे। तो 147 ए क्या है? एडवांस टैक्स फ्रॉम द प्रोविंशियल सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन। ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो प्रोविंशियल सेल टैक्स पे रजिस्टर्ड हैं, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो प्रोविंसीज में उनका सेल टैक्स इकट्ठा किया जाता है, उनसे हमने एडवांस टैक्स किस तरह से लेना है। वो क्योंकि मंथली सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो इसलिए मंथली सेल टैक्स उनको 3% एडवांस टैक्स मंथली ले लिया जाता है ताकि वो रिटर्न के साथ ही अपने टर्नओवर पे पूरा देते रहें। तो एट दी एंड अगर तो वो उनका बच जाए तो वो उनको रिफ़ंड कर दिया जाता है या फिर वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने टैक्स पेएबल के अगेंस्ट, और जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है तो उस पर शायद ये लगता भी नहीं है। तो लॉ क्या कहता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एवरी प्रोविंशियल सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे एडजस्टेबल एडवांस टैक्स एट द रेट ऑफ 3% ऑफ द टर्नओवर डिक्लेयर्ड बिफोर द प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी। यानी कि जब रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी सेल टैक्स की रिटर्न दी प्रोविंसीज में और उन्होंने एक सेल अपना रेवेन्यू डिक्लेयर किया, अब जितना रेवेन्यू डिक्लेयर किया है तो उसमें एडजस्टेबल एडवांस टैक्स देंगे 3% के हिसाब से। जितना भी टर्नओवर है उसका 3% जो है एडवांस टैक्स देंगे। सबसेक्शन 2 है एडवांस टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी पेड मंथली एट द टाइम व्हेन द सेल टैक्स रिटर्न इज़ टू बी फाइल्ड विद द प्रोविंशियल अथॉरिटी। तो जब वो प्रोविंशियल अथॉरिटी में सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त जो है उसका एडवांस टैक्स पे किया जाएगा 3% जो है। सबसेक्शन 3 है एडवांस टैक्स पेड अंडर दिस सेक्शन में बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल वर्किंग आउट द एडवांस टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन 147। तो हमने जो 147 का पढ़ा है उसमें जो एडवांस टैक्स पे किया जा रहा है उस एडवांस टैक्स में से ये माइनस कर लिया जाएगा जब पे कर रहे होंगे, तो इसको भी अकाउंट किया जाएगा साथ उसके 147 वाले के साथ। सबसेक्शन 4 है The provision of this ordinance shall apply to any advance tax due this section as the amount due where tax due under the assessment order। तो ये वहाँ भी एडवांस टैक्स ड्यू हो जाएगा जहाँ असेसमेंट में टैक्स ड्यू होता है पेमेंट करने के लिए। एंड अ टैक्स पेयर हु हैज़ पेड एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन फॉर द टैक्स ईयर shall be allowed tax credit for the tax year in computing the tax due by the taxpayer on the taxable income for the tax year। तो अब जो पूरा टैक्स उसने पे किया होगा उसको उतना क्रेडिट मिल जाएगा जब वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा होगा उस टैक्स ईयर की। टैक्स क्रेडिट अलाउड फॉर एडवांस टैक्स पेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 के मुताबिक इसको अप्लाई किया जाएगा। टैक्स क्रेडिट आर पार्ट ऑफ टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट एबल टू क्रेडिटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 for the year shall be refunded to the taxpayer in accordance with section 170। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा है कि टैक्स एडवांस पे हो गया है, ज़्यादा पे हो गया है, तो उसके लिए ये होगा कि वो टैक्स रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जैसे कि हमने सेक्शन 147 में पढ़ा था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब सेक्शन 8 है जिसमें ये है कि दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन द पर्सन whose name has been appearing in the active taxpayer list on the 30th day of June of the previous year। कि पिछले साल की 30 जून को अगर किसी का एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम अपीयर हो रहा है तो उस पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम पहुंच गए हैं डिवीज़न 2 पे। एडवांस टैक्स पेड टू अ कलेक्शन एजेंट। कलेक्टिंग एजेंट जो हैं उन्होंने किस तरह से एडवांस टैक्स जमा करना है, और उसमें पहला सेक्शन है 148 इंपोर्ट्स पे। जब कभी कोई इंपोर्टर, मैं पिछले दिनों कस्टम्स एकेडमी में लेक्चर दे रहा था तो उनको भी बता रहा था कि आपने ये सेल्स टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है और इनकम टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी बता रहा था। तो ये 148 का जो है इनकम टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट किया जाता है कि जो कलेक्टर कस्टम है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि ये एडवांस टैक्स वो विद हेल्ड कर ले और जमा करवा दे, जो कि बाद में एडजस्टेबल है और एडजस्ट हो जाएगा। उसमें ये होता है कि किसी चीज़ की वैल्यूएशन करने के लिए किस तरह से हम करते हैं, ये मैं उधर भी पढ़ा रहा था, आपको भी बता देता हूँ। सेल्स टैक्स वालों को जब पढ़ाता हूँ तो उधर भी बताता हूँ कि जब इंपोर्ट हुई उसमें एक असेस्ड
उन्होंने अपनी एक वैल्यू बता दी इंपोर्टर ने, ये कि ये वैल्यू पे मैं परचेज़ कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, उस पे पहले कस्टम ड्यूटी लगती है। तो जो वैल्यू फिर उसको असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करता है, अप्रेजर जो बैठे होते हैं वो असेस करते हैं कि असल वैल्यू इसकी कितनी है। डिक्लेयर वैल्यू और फिर असेस्ड वैल्यू, उसमें फ़र्क हो सकता है कि डिक्लेयर उसने शायद कम की हो, तो उसकी असेस्ड वैल्यू जो होगी उस वैल्यू पे पहले कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी, फिर कस्टम ड्यूटी उसमें ऐड करके उसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 18%, फिर सेल्स टैक्स उसमें ऐड करके फिर किसी पे 6%, किसी पे 5.5% और किसी पे 1%। ये आगे वो तरतीब बताई हुई है शेड्यूल्स में और टेबल्स में कि अगर कमर्शियल इंपोर्टर है तो उससे 6% कैलकुलेट किया जाता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है फ़लाँ चीज़ का तो उससे इतना, अगर कोई मैन्युफैक्चरर और किसी चीज़ का है, अगर वो ले रहा है मशीनरी वगैरह तो उससे और रेट से टैक्स लिए जाते हैं। लेकिन ये कब लिए जाते हैं? जब वो इंपोर्ट आ जाती है और उसको जब कस्टम ड्यूटी पे की जाती है, सेल टैक्स पे किया जाता है, साथ ही इनकम टैक्स उसका कलेक्ट कर लिया जाता है। तो वो कलेक्ट करता है कलेक्टर कस्टम्स, फिर उसके बाद वो गुड्स रिलीज़ की जाती हैं। तो इंपोर्ट स्टेज का उस जगह ही इकट्ठा हो जाता है। तो वो इंपोर्ट पे जो टैक्स इकट्ठा होता है वो सेक्शन 148 में इकट्ठा होता है। तो इसमें ला क्या कहता है, ये आलमोस्ट चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं आपको। अब ला क्या कहता है वो भी पढ़ते हैं। द कलेक्टर ऑफ कस्टम शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स फ्रॉम एवरी इंपोर्टर ऑफ द गुड्स ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में ये बताया गया है कि किस से किस परसेंट में लेना है। कमर्शियल इंपोर्टर है उससे 6% लेना है, कंपनी है तो उसमें कमर्शियल इंपोर्टर है तो उससे कितना लेना है, अगर रॉ मटेरियल है तो उस पर और रेट है, अगर मशीनरी है तो उस पर और रेट है, एग्जाम्प्ट गुड्स हैं तो उस पर और रेट है। तो इस तरह से मुख्तलिफ रेट हैं। तो वो हम पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी रेट्स बताए होंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स क्लासीफाई इन पार्ट 1 to 3 ऑफ द 12th शेड्यूल। तो 12th शेड्यूल में ये गुड्स जो है स्पेसिफाई की गई हैं कि किन से कैसे लेना है। एक प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में बाई अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट एड द 12th शेड्यूल एनी एंट्री देयर टू और ओमिट एनी एंट्री देयर फ्रॉम आर अमेंडेड एंट्री देयर इन। तो ज़ाहिर है कि बोर्ड जिसको चाहे उसमें शेड्यूल में शामिल कर सकता है, किसी चीज़ को उससे निकाल सकता है या अमेंडमेंट कर सकता है। एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इन केस ऑफ अ गुड्स क्लासीफाइड under part 3 of the 12th schedule which are used both as a raw material and finished goods, the board may by notification in official gazette specify that good imported by a person for a class of person or a raw material from its own use shall be treated as classified under part 2 of the 12th schedule subject to such condition and procedures as may be prescribed। तो वही बात जो मैंने बताई कि बोर्ड जो है वो फिनिश गुड्स का अलहदा, इसका रॉ मटेरियल का अलहदा, मशीनरी का अलहदा, जो चाहे उसको क्लासीफाई कर सकता है पार्ट 2 ऑफ द 12th शेड्यूल में। और उसके रूल्स भी बने हुए हैं कि किस तरह से करना है और उसमें किस तरह से टैक्स लेना है, वो सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। सब सेक्शन 2 है, नोट विद स्टैंडिंग ओमिशन ऑफ सब सेक्शन 2 any notification issued under the said subsection and the time being in force shall continue to remain in force unless amended rescinded by the board through the notification in the official gazette। तो वो जो उसकी ओमिशन अगर तो होगी सबसेक्शन 2 की, कोई भी नोटिफिकेशन इशू किया जा सकता है जिसमें रिसाइंड भी हो सकते हैं, उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है, तो वो ऑफिशियल गजट में सारा बताया जाएगा। सब सेक्शन 5 है, एडवांस टैक्स शैल बी कलेक्टेड इन द सेम मैनर एंड द सेम टाइम एज द कस्टम ड्यूटी पेएबल। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बता दी है कि जब ऐसे ही उसको कलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि ये इंपोर्टर हैं तो इंपोर्टर अपनी जीडी में जब देखते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हुई होती हैं। तो जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो उसमें भी ये एडवांस टैक्स, जब कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स होता है तो उसमें एडवांस टैक्स भी साथ इनकम टैक्स भी जमा हुआ होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इम्पोर्ट आर द गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द कस्टम्स ड्यूटी एट द टाइम ऑफ कस्टम्स ड्यूटी वुड बी पेएबल इफ़ द गुड्स वर ड्यूटीएबल। तो अगर एग्जाम्प्ट गुड्स भी होंगी तो फिर जैसे कि ड्यूटी अगर ली जाती तो फिर वो इनकम टैक्स लेना था, तो इनकम टैक्स में भी उस पर भी लिया जा रहा हो, ये लॉ में सारा प्रेस्क्राइब्ड होगा। सब सेक्शन 6 है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 6 से द प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1969
4 ऑफ 1969 का है। इन सो फार एज द रेलिवेंट सच सप्लाइज टू कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर दिस सेक्शन, तो उसमें सब सेक्शन 6 को इन्वॉल्व करके उसमें से वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। दी बोर्ड में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिटरमिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स। जो एक वैल्यूएशन रूलिंग्स होती है, वो वैल्यूएशन रूलिंग्स होती है बेसिकली फॉर कस्टम्स के लिए कि उसमें किस चीज़ पे असेस करना है, तो उसके लिए वो वैल्यूएशन रूलिंग में मिनिमम वैल्यू जो है फिक्स कर दी जाती है। तो वही बात इधर बताई गई है कि अगर फिक्स कर दी है मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन, तो वो फिर वो अप्लाई होगी जो मिनिमम की हुई है। इसी तरह सब सेक्शन 7 है, द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी मिनिमम टैक्स। हाँ, तो ये जो कलेक्ट कर लिया गया ये मिनिमम टैक्स है। मीन ये है कि आपने एटलीस्ट इतना तो पे करना ही करना है, ये तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप सेल करते हैं, आप अपनी जब रिटर्न बनाते हैं, रिटर्न में जब सारी चीज़ें आप अपनी जो इनफ्लो आउटफ्लो एक्सपेंसेस सारी चीज़ों को करते हैं और टैक्स पेएबल बन जाता है, तो ये मिनिमम टैक्स होगा। उससे ऊपर अगर कोई पेएबल बनता है तो वो आपने पे करना होगा। ऑन द इनकम ऑफ इंपोर्टेड अराइजिंग फ्रॉम द इंपोर्ट सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 1 एंड दिस subsection shall not apply in case of import of goods on which the tax is required to be collected under this section by an industrial undertaking for its own use। कि अगर वो किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने अपने यूज़ के लिए किया है, एक तो उसका रेट लो होता है, मतलब 1% पे, बाजू का 2%, 3% पे होती है, तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा मिनिमम टैक्स वाला। सब सेक्शन 7A है, नॉट वे स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 7 the tax required to be collected under this section shall be minimum on the income every person arising from the import of following goods। तो इसमें जो मिनिमम टैक्स हम उसमें करेंगे, मैंने एडिबल ऑयल है, पैकिंग मटेरियल है, पेपर एंड पेपर बोर्ड है और प्लास्टिक्स है। तो इसमें प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड एनी अदर एंट्रीज देयर टू ऑन अमिट एनी entry therefrom amend add the entry there in this subsection। तो इसमें कोई भी मिनिमम टैक्स की लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है और उसके मुताबिक इसको डील किया जाता है। तो इस सेक्शन में जो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स मीन है, जो कस्टम्स का कलेक्टर होता है, जो जिसमें एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्ट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर आ सकते हैं, जो कस्टम्स ड्यूटी इकट्ठी करते हैं। मीन अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ कलेक्टर ऑफ द कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1969, 4 ऑफ 1969 एंड इंक्लूडिंग द डिप्टी कलेक्टर ऑफ कस्टम, एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम्स आर एन ऑफिसर ऑफ कस्टम अपॉइंटेड एज सच अंडर द ऑफरसेट सेक्शन। तो ये होंगे जो इसमें कमिश्नर्स। और वैल्यू ऑफ गुड्स मीन in case of a goods chargeable to tax at retail price under the third schedule of the sales tax act, retail price of the such good increase by a sale tax payable in respect of import of taxable supply of the goods। तो गुड्स जो चार्जेबल टू टैक्स हैं एट द रेट ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द, तो उसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ की जा सकती है उसके मुताबिक। बाज़ ऐसे है कि थर्ड शेड्यूल आइटम है तो उसको 113% पे जो फाइनल कर दिया जाता है, 130% के 130% उसकी वैल्यूएशन कर दी जाए, तो वो थर्ड शेड्यूल को उसी पे बेच दिया जाए। इन केस ऑफ अ गुड्स अदर दैन दो स्पेसिफाइड इन क्लास ए एंड सी, द वैल्यू ऑफ गुड्स डिटरमिन अंडर कस्टम्स एक्ट 1969 एज द गुड्स वर सब्जेक्ट एंड एड वलोरम ड्यूटी इंक्रीज बाई द कस्टम्स ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स इफ़ एनी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड तो उसमें जो जैसे ही उसकी ड्यूटीज़ इंक्रीज़ होती हैं ऑटोमेटिकली टैक्स भी इंक्रीज़ होता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एज नोटिफाइड इन द बोर्ड अंडर सब सेक्शन 6A एज सच द गुड्स आर सब्जेक्ट टू एड वलोरम ड्यूटी इंक्रीज बाई द कस्टम्स ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड सेल टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो जैसे ही वो इंक्रीज़ होंगी तो उसमें जैसे इंपोर्ट में टैक्स पे होगा उसके मुताबिक इनकम टैक्स भी पे हो जाएगा। तो ये था हमारा पहले के कलेक्टिंग एजेंट किस तरह से करता है, तो वो हमने पढ़ लिया। इसमें कस्टम्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो कलेक्ट करेंगी इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 148। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। और अगर कोई या इसके बावजूद आपको प्रॉब्लम आ रही हो
तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको वो रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।